दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन लॉ स्कूल में। हम एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पाठ्यक्रम की तैयारी करते हुए आज एक बार भारत के संविधान का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि भारत के संविधान से आपके एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इस क्रम में भारत का संविधान की उद्देशिका का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और हमने एक बार पहले भी भारत के संविधान की उद्देशिका को बहुत ही डिटेल में पढ़ा था और आज हम फिर से एक बार भारत के संविधान की उद्देशिका को देख रहे हैं। भारत की संविधान की उद्देशिका का प्रारंभ शब्द हम से होता है, वी से होता है। कई बार आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के संविधान की जो प्रमुख शक्ति है, जो केंद्रित शक्ति है, वो किसके अंदर निहित है। तो भारत के संविधान की जो शक्ति है वह हम भारत के लोगों में निहित है। फिर कई बार आपसे पूछा जाएगा कि भारत को हम भारत के लोग कैसा राज्य बनाना चाहते हैं। तो 5 प्रकार के राज्य की कल्पना भारत के संविधान की उद्देशिका के अंतर्गत करती है। पहला, वह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सोवरेन, इसके साथ ही साथ वह समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए यह 5 प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कहें चरित्र हैं कि भारत राज्य का चरित्र कैसा होगा। तो भारत के संविधान की उद्देशिका यह कहती है कि भारत के संविधान में जो भारत का राष्ट्र का निर्माण होगा वह पूर्ण रूप से सॉवरेन होगा, साथ ही साथ सोशलिस्ट होगा, इसी के साथ साथ वह पंथ निरपेक्ष होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक स्टेट होगा और रिपब्लिक स्टेट भी होगा। जब कभी भी आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत के संविधान की कुछ प्रमुख विषयों पे चर्चा कीजिए, उसके चरित्र के बारे में बताइए, तो इसमें आपको बताना होगा कि भारत के संविधान की जो शक्ति है वह भारत के लोगों में निहित है और साथ ही साथ भारत एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट है। फिर आपको बताना होगा कि भारत सॉवरेन क्यों है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्यों है। क्योंकि भारत आंतरिक और बाहरी मामलों के लिए किसी भी राष्ट्र के ऊपर अपने फैसलों को लेने में निर्भर नहीं है। वह स्वतंत्र है कि वह अपने अंतर्राज्यीय और बाह्यराज्यीय फैसलों को सही से अपने हिसाब से भारत राष्ट्र के हित के लिए ले सके। इसके साथ ही साथ भारत एक वेलफेयर स्टेट होगा, सोशलिस्ट स्टेट होगा। फिर आता है भारत एक सेकुलर राष्ट्र होगा। भारत का सेकुलरिज्म पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। भारत किसी भी प्रकार से लिंग, राज्य, भाषा इत्यादि के नाम पर कोई विभेदीकरण नहीं करता, लेकिन भारत सरकार किसी धर्म को भी फलित करने के लिए, उसके एजुकेशन, उसके कल्चर को बचाए रखने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए सहयोग कर सकेगा। और ठीक इसी क्रम में भारत राज्य जो होगा वो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होगा, लोकतंत्र होगा। वहाँ पे चुनाव होंगे और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को अपने लीडर के रूप में स्थापित कर सकेंगे। और लोकतंत्र भी कई प्रकार के होते हैं। भारत का लोकतंत्र कैसा है, इसकी चुनाव प्रक्रिया क्या है, इसकी कौन कौन से ऑफिसेज हैं, यह भारत के संविधान आने वाले अनुच्छेदों में इसकी चर्चा करता है। और ठीक इसी क्रम में भारत राज्य जो है वह एक गणराज्य भी है, यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट है उसका पीढ़ियों से अनुषांगिक तौर से सिलेक्शन नहीं होता कि कोई व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति का फैमिली रिलेटिव में है और वो उस खानदान में जन्म लिया है इसलिए हेड ऑफ रिपब्लिक बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है। हेड ऑफ रिपब्लिक बनाए जाने के लिए किसी एक व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा। जब कभी भी हेड ऑफ कंट्री इलेक्टेड होता है या चुना जाता है, किसी राष्ट्र का सबसे शीर्ष पुरुष जो पहला व्यक्ति है उसका चुनाव होता है, तो ऐसे राष्ट्रों को गणराज्य कहा जाता है। आप देखेंगे ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, जबकि वह एक लोकतांत्रिक राज्य है। इसके बाद भारत के संविधान की उद्देशिका, जब भारत राष्ट्र किस प्रकार का राज्य बनेगा, तो वह संपूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न राज्य बनेगा, समाजवादी राज्य बनेगा, पथनिरपेक्ष राज्य बनेगा, लोकतांत्रिक गणराज्य बनेगा। इसके बाद वह भारत के संविधान की उद्देशिका इस बात को कहती है कि भारत के समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय दिए जाएंगे: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। इसके बाद
स्वतंत्रता दी जाएगी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी जा रही है। इसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, और इसके साथ ही भारत का संविधान इस तरीके से अपना कार्य करेगा कि जिससे प्रत्येक व्यक्ति में उसकी गरिमा और भारत राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका के बाद बात आती है भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यानी भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4, आर्टिकल 1 to 4 भारत राज्य के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है। भारत राज्य के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है। यह कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि भारत जो राष्ट्र है वह यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी भारत राष्ट्र में भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग राज्य समाहित होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में जो भारत राज्यों का संघ होगा, उसके राज्य क्षेत्र में क्या क्या आएंगे, तो राज्यों के जो राज्य क्षेत्र हैं, स्टेट्स, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे समाविष्ट होंगे। और भविष्य में अगर भारत अपने राज्यों को किसी अन्य भूमि को समाहित करता है तो यह सभी भारत के भाग समझे जाएंगे। और इसी क्रम में अनुसूची 1, जब भारत के संविधान के 395 आर्टिकल को हम अध्ययन कर लेंगे तो इसके अंत में अलग अलग अनुसूचियां हैं, एक लिस्ट है। तो जो पहली अनुसूची है वह लिस्ट केवल इस बात के लिए दी गई है कि उसमें हर राज्यों के नाम और उनका क्षेत्रफल कितना है इसका वर्णन है। और इसी क्रम में जो राज्य क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका भी नाम और उनका क्षेत्रफल लिखा गया है। और इसी क्रम में अगर भारत राज्य किसी भूमि पर या किसी भूमि को अपने अंदर समाहित करेगी तो उसका भी नाम और क्षेत्रफल उसमें लिख दिया जाएगा। वह टेरिटोरियल जो भारत राज्य जिस धरती के भूखंड को कहा जा रहा है वह भारत संविधान अपने अनुसूची 1 में लिखता है। और अगर भविष्य में इन्हीं राज्य क्षेत्रों में से कोई अन्य राज्य क्षेत्र बनाया जाएगा, कोई अन्य राज्य की स्थापना की जाएगी, ऐसी परिस्थिति में जो परिवर्तन होंगे, जैसे अगर बिहार को काट करके उसे थोड़ा सा पृथक करके बिहार और झारखंड बनाया जा रहा है, तो अब झारखंड का भी नाम उस अनुसूची में और उसका क्या क्षेत्रफल होगा वह वहाँ लिख दिया जाएगा। और इसी क्रम में बिहार का जो क्षेत्रफल घटा है उसको कम करके वहाँ लिख दिया जाएगा। और एक बात यह भी समझ लीजिए कि अनुच्छेद 368 में भारत के संविधान में परिवर्तन, अमेंडमेंट, संशोधन करने की व्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 368 में। लेकिन संघ और उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4, इसमें जो शक्तियां भारत के संविधान के द्वारा संसद को दी गई होंगी, जिसका अध्ययन हम अभी करेंगे, इसका प्रयोग करते हुए भारत की जो संसद है वह किसी भी राज्य को उसके क्षेत्रफल को घटा बढ़ा सकेगी, एक राज्य को कई राज्यों में बांट सकेगी, कई राज्यों को एक राज्य में मिला सकेगी, और जो भी उसके क्षेत्रफल में अंतर आएगा वह घटेगा बढ़ेगा उसको अनुसूची 1 में दोबारा लिखा जाएगा और लिखने के बाद वह अनुसूची 1 का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन यह जो संशोधन अनुसूची 1 में हो रही है यह अनुच्छेद 368 की शक्तियों का बिना प्रयोग किए होता है और इसे भारत के संविधान में संशोधन के स्वरूप में नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसके राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी,
किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। और उसके बाद स्पष्टीकरण है, परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद के खंड क से खंड अंग में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र हैं, किंतु परंतुक में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। इस परंतुक में संघ राज्य क्षेत्र की बात नहीं की गई है। स्पष्टीकरण खंड क द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है। और उसके बाद सबसे प्रमुख अनुसूची भाग 1 की अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। जब कभी भी अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में विनिर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, अनुषांगिक और पारिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है, अंतर्विष्ट हो सकेंगे, जिन्हें संसद आवश्यक समझे। पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। अभिप्राय क्या है? अनुच्छेद 4 यह कह रहा है कि जो कुछ भी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में शक्तियां दी गई हैं कि अन्य राज्य क्षेत्रों का निर्माण किया जा सकेगा, तो अनुच्छेद 1 जब आप देखेंगे तो अनुच्छेद 1 में भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं, जो अलग अलग राज्य हैं, इन सभी का नाम और उनका क्षेत्रफल दिया गया है। और इसी क्रम में भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यानी कि चुनाव की प्रक्रिया भी होनी है। तो किस राज्य में कितनी लोकसभा सीट होगी, किस राज्य में कितनी राज्यसभा सीट होगी, किस राज्य क्षेत्र के पास उसके अपने लोकसभा या राज्यसभा के सीट होंगे। उसके बाद भारत एक फेडरल कंट्री है, संघात्मक राज्य भी है, तो राज्यों के चुनाव भी होने हैं। तो हर राज्य क्षेत्र से कितने वहाँ विधानसभा में कितनी सीट है। तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि अगर बिहार जैसे बड़े राज्य को 2 भागों में बांट करके बिहार और झारखंड बनाया जाएगा, तो निश्चित तौर से उसका अंतर, यह जो चुनाव की सीटें हैं कि किस जगह से कितने लोकसभा सीटें हैं, किस जगह पे कितनी विधानसभा की सीटें हैं, इसमें भी परिवर्तन आएगा। यह परिवर्तन हम एक और अनुसूची है जिसमें रिकॉर्ड करते हैं, लेखबद्ध करते हैं, वह अनुसूची है अनुसूची 4। तो अनुच्छेद 4 यह कहता है कि जो भी परिवर्तन होंगे अनुच्छेद 1, 2, 3 में जो शक्तियां दी गई हैं, उसके अनुसार जब भारत की संसद अपना कोई कार्य करेगी तो स्वाभाविक रूप से अनुसूची 1 और अनुसूची चौथी अनुसूची में परिवर्तन आएगा। लेकिन कोई इस प्रकार की कोई भी विधि जो यह परिवर्तन लाएगी अनुसूची 1 या अनुसूची 4 में, यह अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। इसीलिए उसे अनुसूची के रूप में संविधान के बिल्कुल अंत में रखा है, ताकि छोटे मोटे जो परिवर्तन हैं वह होते रहेंगे। और यह जो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 धाराएं हैं, यह बिल्कुल समय के साथ ऐसी ही चलती रहेंगी। अब भारत राज्य का निर्माण करने के बाद, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों को परिभाषित करने के बाद भारत का नागरिक कौन होगा, इसको लेकर के चर्चा की गई है। भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक यह बताया गया है कि भारत का नागरिक कौन होगा। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 यह कहता है कि जब यह संविधान प्रारंभ किया जा रहा है तो भारत के नागरिक कौन हैं,
इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जिसके माता या पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 बात करता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। वह व्यक्ति जो भारत में पार्टीशन के समय भारत राज्य का जब विभाजन हो रहा था, तो बहुत सारे लोग ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रहे थे। उनको क्या नागरिकता मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, यह अनुच्छेद 6 बात करता है। आज इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार अनुच्छेद 7 भी है, इस पर भी चर्चा करना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक इसी प्रकार भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 8 है, इस पर भी हमें अभी बात करने की आवश्यकता नहीं है। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, यह अनुच्छेद 9 बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 10 इस बात को कहती है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा, भारत का नागरिक बना रहेगा। और अनुच्छेद 11 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, संसद द्वारा नागरिकता के आधार के अधिकार के विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। यानी अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 10, जिसमें अनुच्छेद 5 भारत का नागरिक भारत के संविधान होने पर कौन समझा जाएगा, 6, 7, 8 हटा दिया जाए। 9 यह कहता है कि जो एक बार भारत का नागरिक हो गया वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। 9 भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। कोई भी कानून बनाया जाएगा जो कि संसद के द्वारा बनाया जाएगा, तो वह उस व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीन सकेगी। अनुच्छेद 10 ऐसा कहता है। और अनुच्छेद 11 यह भी कहता है कि ऊपर जितनी भी बातें कही गई हैं, इन बातों में संसद के द्वारा नागरिकता कानून के जो बनाने का अधिकार है उसे कहीं से कम नहीं करेगी। और इसीलिए भारत सरकार के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा सिटीजनशिप एक्ट बाद में बनाया गया है। उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इस भाग को किसी आवश्यक वस्तु के लिए, जब हम LLB इत्यादि के पाठ्यक्रम में प्रवेश कर जाएंगे तब पढ़ेंगे। या कभी हमें जो डेली इवेंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इसको ले करके, जैसे अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, अगर हम उस अमेंडमेंट एक्ट को पढ़ने का जब हमें समय मिलेगा तब हम इसका अध्ययन करेंगे। या जब हम और डिटेल में देखेंगे कि भारतीय नागरिकों को और किस किस प्रकार से नागरिकता मिलती है, ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप कार्ड क्या होता है, इसके बारे में जब हमें जानना होगा तब हम भाग 2 को और डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे काम के लिए अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, यह महत्वपूर्ण है। और इसके बाद महत्वपूर्ण है भाग 3 मूल अधिकार। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको समझने के लिए भी हमें थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि हम जब भी मूल अधिकार की चर्चा करते हैं तो हमने जब भी अपने सामाजिक शास्त्रों के विषयों में, जब हम कक्षा 6 में थे, 8 में थे, 11 में थे, जब कभी भी हमें इन प्रकरण हमें कभी सिविल साइंस में, कभी नागरिक शास्त्र में, कभी राजनीतिक शास्त्र में, कहीं भी जब भी हमने संविधान का अध्ययन किया था तो हमने संविधान में मूल अधिकार, भारत के संविधान के द्वारा नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं, एक नागरिक होने की वजह से जो अधिकार प्राप्त हैं, जो मानव होने की वजह से भारत के नागरिकों को अधिकार प्राप्त हैं, ऐसे अधिकार जिन्हें कभी भी राज्य छीन नहीं सकती, कटौती नहीं कर सकती, ऐसे कुछ अधिकार जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने यह कल्पना की थी कि राज्य कितना भी मजबूत क्यों ना हो जाए, कितना भी क्रूर क्यों ना हो जाए, नागरिकों के कुछ ऐसे अधिकार हैं। कौन से नागरिकों के? वही नागरिकों के जिनकी आस्था, जिन्होंने भारत के संविधान को अंगीकृत किया है,
अधिनियमित किया है और जहां से इस संविधान की सारी शक्तियां, संविधान अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है, उन नागरिकों के कुछ अधिकार ऐसे होने चाहिए जो कभी भी किसी के द्वारा छीने ना जा सकें, उन्हें कम न किया जाए। और इस उद्देश्य से भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक कुछ अधिकारों का वर्णन किया गया है जो कि किसी भी व्यक्ति को भारत में नागरिक होने के नाते स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। भारत में नागरिक होने के नाते, मानव होने के नाते स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इनको संरक्षित किया गया है। तो हम जब भी अपने किसी विषय के दौरान भारत के संविधान और मूल अधिकारों की चर्चा और या अध्ययन किया है तो हमने अनुच्छेद 14 मुख्य रूप से 6 प्रकार के मूल अधिकारों का अध्ययन किया है और उसमें सबसे पहले अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का अध्ययन हम करते हैं। लेकिन अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम संवैधानिक विधि का अध्ययन करते हैं या संवैधानिक विधि के छात्र होने जा रहे हैं। क्योंकि मूल अधिकार जो है वह बताया गया है अनुच्छेद 12 में कि समस्त नागरिकों को किसके विरुद्ध प्राप्त है। तो यह बताया गया कि मूल अधिकार जो हैं वह राज्य के विरुद्ध भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। तो राज्य से क्या समझा जाए, तो अनुच्छेद 12 में इसकी परिभाषा दी गई है कि राज्य किसे माना जाएगा। तो राज्य माना जाएगा इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार आएगी और संसद आएगी तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और वहाँ की विधानमंडल आएगी तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आएंगे। और जब आप LLB में संवैधानिक विधि का अध्ययन करेंगे तो अन्य प्राधिकारी क्या होते हैं, अदर अथॉरिटीज़ क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि राज्य जितना विस्तृत होगा, जितना बड़ा होगा, उन सभी संस्थाओं के विरुद्ध आपको ये मूल अधिकार प्राप्त होंगे। अन्य प्राधिकारी कैसे माने जाएंगे, तो भारत सरकार का अगर नियंत्रण है या राज्य सरकार, जो प्रत्येक राज्य सरकार है उनका कोई नियंत्रण है या वह संस्थाएं भारत सरकार या राज्यों के द्वारा सरकारी पैसे से वित्तीय पोषित होती हैं, वह सभी संस्थाएं अन्य प्राधिकारी के रूप में आएंगी और राज्य के रूप में आएंगी। जैसे हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये भी धारा 12 के अंतर्गत अन्य प्राधिकारी अदर अथॉरिटीज़ में आएंगी। यानी हमारी यूनिवर्सिटी कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करती हो। कैसे मूल अधिकारों का, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। हमारा डेवलपमेंट अथॉरिटी हो सकता है, मान लेते हैं नोएडा, ये जो नोएडा अथॉरिटी है यह भी कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी। हमारी नगर निगम हो सकती है, जल निगम हो सकता है, ऐसी कोई भी संस्था हो सकती है जो कि भारत सरकार के द्वारा नियंत्रित है या राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रित है या उसमें राज्य का वित्तीय सहायता प्राप्त हो रहा है या वह वित्तीय रूप से राज्य से वित्तीय पोषित है। इस क्रम में अनुच्छेद 12 को परिभाषित किया जा रहा है। और किस तरीके से मूल अधिकार का हनन नहीं करेंगी, ये जो सरकारें कानून बनाएंगी वह कैसे, आखिर वह मैकेनिज्म क्या होगा कि वह आपके अधिकारों को हनन नहीं कर पाएंगी। तो अगर आप कानून के विद्यार्थी हैं तो इसको समझिए कि अनुच्छेद 13 यह बताने का प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से भारत के संविधान का जो यह कानून है यह नागरिकों की रक्षा भी करेगा और विभिन्न जो बहुत सारे पदों का यह भारत का संविधान सृजित कर रहा है उसे भी कंट्रोल कैसे करेगा, या कोई भी कानून जो भारत की सरकार या राज्य सरकार के द्वारा बनाई जाती है वो किस तरीके से कार्य करता है, उसकी एक छोटी सी झलक आपको अनुच्छेद 13 में देखने को मिलेगी। अनुच्छेद 12 में यह कहा गया कि राज्य जो है वो उसके अंतर्गत आएगा कौन। और जब यह आपके मस्तिष्क में बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो भी सरकारी तंत्र आप देख रहे हैं जैसे रेलवे, BSNL, यूनिवर्सिटी, नगर निगम, ये सभी राज्य के सरकार के अंतर्गत आती हैं या केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं, या हम ये कहें अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। तब अनुच्छेद 13 इस संदर्भ में, अनुच्छेद 12 के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 13 की बातों को ध्यान से देखिए और समझिए। अनुच्छेद 13 यह कहती है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 35 में मूल अधिकार दिए गए हैं और उन मूल अधिकारों से असंगत कोई विधि बनी रही है
या ऐसी विधि बन रही है जो उन मूल अधिकारों को का अल्पीकरण कर रही है, कम कर रही है, तो क्या होगा? अनुच्छेद 13 कहती है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जो जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। जब हम भारत के संविधान का प्रोग्रेस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि यह किस तरीके से बढ़ा, तो आप देखेंगे कि भारत का संविधान आने से पूर्व भी भारत अनेकों विधियों के द्वारा गवर्न हो रही थी। भारत का जो प्रशासनिक व्यवस्था था वह पहले कंपनी एक्ट और चार्टर एक्ट के माध्यम से, इंग्लैंड की जो क्वीन थी, वहाँ की जो संसद थी, वह चार्टर के माध्यम से भारत में प्रशासन करती थी। कंपनी का रूल था। इस कंपनी रूल के विरुद्ध में जब भारत के नागरिकों ने 1857 का असफल प्रयास किया कि अंग्रेजों को इस राष्ट्र से निकाल दिया जाए, उस विद्रोह के विफल होने के बाद अंग्रेजों ने और बेहतर कानून व्यवस्था प्रदान करने के लिए और प्रशासनिक स्तर पे अपने आप को और मजबूत करने के लिए पहली बार अधिनियम लाना प्रारंभ किया और इस क्रम में कई एक्ट भारत के प्रशासन के लिए पारित हुए। इसमें 1909 का जो एक्ट है, 1919 का जो एक्ट है और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर 1935 का जो एक्ट है वह कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे भारत के संविधान पर है। कहने का अभिप्राय अभी इस समय इतना ही है कि भारत का संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू होगा, उससे पहले हमारा देश 1947 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस स्वीकार करता है, स्वतंत्र हो जाता है। इस अवधि के दौरान भी भारत में बहुत सारी प्रशासनिक क्रियाकलाप चल रही थी। 15 अगस्त 1947 से पहले भी भारत में प्रशासनिक व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से चल रही थी। तो भारत का संविधान जब आएगा और उस प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ मूल रूप से परिवर्तन नहीं होगा तो कैसे माना जाएगा कि भारत का संविधान जो है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बेहतर है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भारत का संविधान इसलिए बेहतर है क्योंकि भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भारत के प्रत्येक नागरिकों को मूल अधिकार दिया गया है। और मूल अधिकार को देते हुए अनुच्छेद 13 में यह बात स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत के संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य कर दी जाएंगी, उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 35 में जो कुछ मूल अधिकार दिया गया, उस मूल अधिकार में अगर कोई भी विधि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 और उस समय के जो भी कस्टम रिचुअल्स या लोकल विधियां थीं, लोगों की अपनी जो विधियां हैं, वह अगर किसी को भी मूल अधिकार जो दिए गए हैं अनुच्छेद 14 से लेकर के 35 में उसके किसी अंश को भी काट रही होंगी, उसे घटा रही होंगी, उसका अल्पीकरण कर रही होंगी, वह विधियां तुरंत शून्य हो जाएंगी जैसे ही यह संविधान प्रारंभ होगा। यह अनुच्छेद 13 की यह खूबसूरती है कि उसने एक लाइन में उन सभी विधियों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भारत के नागरिकों को जो अधिकार मिल रहे हैं उनका अल्पीकरण कर रही है। उसके बाद अनुच्छेद 13(2) में संविधान यह बात कह रही है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। 26 जनवरी 1950 तक तो ठीक है, लेकिन अब जो हमारी सरकार बनेगी और राज्यों की सरकार बनेगी या कोई ऐसी संस्था जो अन्य प्राधिकारी के रूप में राज्य के द्वारा वित्तीय पोषित होगी या राज्य के द्वारा नियंत्रित होगी, ऐसी कोई इकाई जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आएगी, वह कोई ऐसी विधि अब नहीं बनाएगी जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती हो, जो इस भाग में अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भारत के नागरिकों को अधिकार मिले हुए हैं उन्हें छीन रही हो या उसमें कटौती कर रही हो। और अगर ऐसी कोई विधि बन भी जाएगी तो वह जिस मात्रा तक अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 35 में कही गई बात के उल्लंघन में होगी वह शून्य हो जाएगी, उसकी कोई वैलिड सेंटिटी या लॉ में कोई वैलिड रिकॉग्निशन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 13(3) भी इस बात को कहता है कि इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यह एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, निर्वचन खंड है जिसको समझना है।
विधि के अंतर्गत भारत राज्य के क्षेत्र, आप ऊपर यह देख रहे हैं कि चर्चा हो रही है कि कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी, और अगर कोई ऐसी विधि बनाएगी जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 35 में जो अधिकार दिए गए हैं उनका उल्लंघन कर रहा हो या अल्पीकरण कर रहा हो तो वह शून्य हो जाएगी। तो विधि क्या है? तो विधि के अंतर्गत भारत राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा भी है। रूढ़ि या प्रथा भी है। रूढ़ि या प्रथा भी है। प्रवृत्ति विधि क्या है? प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरस्त नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी। अगर अनुच्छेद 368 के अधीन कोई संविधान में संशोधन किया जा रहा है तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद 368 में है, और अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके अगर कोई मूलाधिकारों में परिवर्तन लाया जा रहा है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 35 में कोई परिवर्तन लाया जा रहा है, तो वह अनुच्छेद 13(2) के क्रम में आप देखेंगे तो वह विधि के उल्लंघन में शून्य हो जाएगी। लेकिन अनुच्छेद 4 में इस बात को स्पष्ट किया गया कि अगर अनुच्छेद 368 की जो शक्ति है, संविधान संशोधन करने की जो शक्ति संविधान में स्वयं अनुच्छेद 368 में दी गई है, अगर उस अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके कोई परिवर्तन लाया जाएगा तो इस संविधान के किसी संशोधन पर वह लागू नहीं होगा। अब हम आते हैं, देखते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी विधि के समक्ष समता भी देगा और विधि समान संरक्षण भी प्रदान करेगा। उसके बाद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। इसके ठीक बाद अनुच्छेद 16 में यह कहा गया कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक का पात्र होगा, न उससे विभेद किया जाएगा। अनुच्छेद 17 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। किसी भी रूप में जो आचरण है अस्पृश्यता का, उसे भारत की संविधान अनुच्छेद 17 के द्वारा निषिद्ध करती है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी समानता के अधिकार में से संबंधित अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 समता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है। इसे याद रखना है, 14 से लेकर के 18 तक समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। समानता और समता के अधिकार के बाद स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जा रही है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने का, बस जाने का और कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 19
स्वतंत्रता की बात करता है और यह अपने नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। वाक्य स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, पीसफुल असेंबली मीटिंग, राइट ऑफ मेकिंग यूनियन, फ्री मूवमेंट, resides in India, anywhere in India, any business, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति, उपाजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, यह सब कुछ अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 यह आपको समानता, समता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और इसके बाद इसमें जो उपखंड 1 और उपखंड 2 की बहुत सारी बातें दी गई हैं, बहुत सारे सबसेक्शंस दिए गए हैं, यह हमारे संवैधानिक विधि का भाग है। हमें इसमें बहुत नहीं जाना, लेकिन हमें यह जानना है कि यह जो स्वतंत्रता है यह किस हद तक हमें प्राप्त है, और इसको जानने के लिए हमें एक बार इसका अध्ययन करेंगे हम बाद में, थोड़ा सा जब अगर हमें समय मिलेगा। अनुच्छेद 19 के बाद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए जब तक कि सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा तब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने का समय जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा रही थी। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 यह आपराधिक दंड विधि से संबंधित अनुच्छेद, क्योंकि संविधान निर्माताओं को यह बात भली बात ही पता थी कि भारत राष्ट्र में या किसी भी राष्ट्र में एक दंड विधि भी होगी, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो अनुच्छेद 20 में ही समस्त नागरिकों को यह अधिकार दे दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जब तक कि सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा तब तक उसने ऐसा कार्य किया है या वह अपराधी है, ऐसा कानून नहीं मानेगी। और यह भी कहा गया कि एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोजित नहीं किया जाएगा, किसी व्यक्ति को 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया कि किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध साक्ष्य दे, इसके लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 इसे भारत की दंड विधियों के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। कंपटीशन पर्पस से यह सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक जागरूक और सचेत नागरिक के रूप में अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 का अध्ययन करना बहुत जरूरी हो जाता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 जो है ये बहुत ही विस्तृत अनुच्छेद है और इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पे और विस्तृत किया है। यह इतना विस्तृत है कि इसमें समस्त अनुच्छेद समाहित हैं। अनुच्छेद 20 इसमें समाहित है, अनुच्छेद 22 इसमें समाहित है, अनुच्छेद 19 इसमें समाहित है, अनुच्छेद 14 इसमें समाहित है।
अनुच्छेद 14, 19, 21 को अगर मिला करके जब एक बार साथ में पढ़ा जाएगा और देखा जाएगा और इनका निर्वचन किया जाएगा, तो कोई भी मानव अधिकार जो किसी भी कानून में है, चाहे वह मैग्ना कार्टा में हो, चाहे वह ICCPR में हो, या जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसमें किसी मानव अधिकार की चर्चा की जा रही है, अनुच्छेद 14, 19 और 21, इन तीनों का जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो कोई मानवाधिकार जो कहीं भी उल्लेखित है ऐसा नहीं है कि इनमें समाहित नहीं है। अनुच्छेद 21 इतना बड़ा और व्यापक है। प्राण की भी स्वतंत्रता है, दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भी है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 21 का शिक्षा का अधिकार, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। अनुच्छेद 22 एक बार फिर से आपराधिक दंड विधि से संबंधित अनुच्छेद, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों या यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने का अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 22। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। समता का अधिकार, समता का अधिकार के बाद अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक हमने देखा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में भी अनुच्छेद 20 और 22 हमने देखा आपराधिक दंड विधि से संबंधित अधिकार है। इसी क्रम में भाग 3 मूल अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, और यह अनुच्छेद 23 और 24 में दिए गए हैं। मानव के, और ये दोनों अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसे याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस इन दोनों अनुच्छेद से पूछे जाते हैं। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है, और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। और इसके बाद अनुच्छेद 25 जो है वह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। वह कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यह कहता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, यह याद रखिए, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेंगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेंगी जो धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती हैं। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में। मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस वर्क्स, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दी गई है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता 25 में दी गई है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दी गई है। किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। कुछ अनुच्छेद 27, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसको भी हम बहुत डिटेल में देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया कि जो भी मदरसा शिक्षा है, जो मदरसा बोर्ड है, वह असंवैधानिक है, यानी वह
जो मूल अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता का मूल अधिकार, समानता का मूल अधिकार, उसका अल्पीकरण करता है और इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा बोर्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। इसकी चर्चा हम तभी करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का एक मत आ जाए। इसके बाद अनुच्छेद 29 में दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। संपत्ति का अनिवार्य अर्जन अनुच्छेद 31 संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 6 द्वारा निरसित कर दी गई है, डिलीट कर दिया गया है अब इसे। अनुच्छेद 31 का संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसका अध्ययन अभी आवश्यक नहीं है। इन अनुच्छेदों को समझने के लिए आपको संवैधानिक विधि की समझ में के स्तर में अभी थोड़ा और आवश्यकता है। यह हम संवैधानिक विधि जब आप LLB में अपना यह एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद हम इसका अध्ययन करेंगे। अभी हमारे सामने जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 यह कहता है कि अगर किसी भी मूल अधिकार का आपका हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, यह आपका संवैधानिक अधिकार है। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय यह कहता है कि पहले आप अपने हाई कोर्ट जाइए, वह हम ही हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं है, वह प्रशासनिक स्तर पर अलग है, दिख रही है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहीं से ऊपर या नीचे नहीं है। उन दोनों की शक्तियां कहीं ज़्यादा हैं और हाई कोर्ट की शक्तियां और अधिक हैं। इस क्रम में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट या अनुच्छेद 32 के क्रम में सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी मूल अधिकार के संरक्षण के लिए याचिका लगा सकते हैं। और इसके बाद अनुच्छेद 33, 34 और अनुच्छेद 35, यह सभी जब आप सभी विधि के छात्र हो जाएंगे फिर हम इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 32। एक बार देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण धाराएं जो हमें याद होनी चाहिए अपने कंपटीशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पर्पस से। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवृत्ति कराने के लिए उपचार। इसके बाद आप यह याद कर लें कि अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अनिवार्य अर्जन था, इसको 44वां संशोधन संविधान अधिनियम 1978 से डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। अदरवाइज़ पहले मूल अधिकार 7 प्रकार के थे, अभी यह डिलीट हो चुका है। अब यह केवल संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 300A में शायद लिखा हुआ है। और लीगल राइट तो है ही आपका, लेकिन मूल अधिकार नहीं है। संवैधानिक अधिकार आज भी होगा। संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार हुआ है कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 35 में वर्णित है। संवैधानिक अधिकार क्या है? वह सभी अधिकार जो कि संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में लिखे गए हैं। और लीगल अधिकार क्या है? लीगल अधिकार वह है जो आप किसी एक्ट इत्यादि से आपको वह अधिकार मिलता हो, वह लीगल अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है माइनॉरिटी राइट्स से संबंधित अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। ये माइनॉरिटीज़ राइट्स हैं जो कि माइनॉरिटी को प्राप्त होते हैं भारत में। इसके बाद जो प्रमुख रूप से अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 25, अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध, शोषण के विरुद्ध अधिकार में यह 2 अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, इसको याद रखिए। इसके बाद अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 का शिक्षा का अधिकार, यह भी याद रखने की ज़रूरत है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसा
ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। और इसके बाद अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, यह महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके बाद हम नीति निर्देशक तत्व का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं, नीति निर्देशक तत्व को समझने का प्रयास करते हैं। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।